नमस्कार। बड़ी खबर में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। थोड़ी देर में चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है। बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र की तारीख को लेकर चर्चा होनी है। पहले विधानसभा का सत्र 5 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया जाना है। इसके अलावा पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी पकोका पर भी इस बैठक में मंथन होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जगतार, क्या कुछ जानकारी कैबिनेट बैठक के बारे में? देखिए रीना, सबसे बड़े तो आज जो मुख्य एजेंडा होगा पंजाब कैबिनेट का वो वही है कि जो विधानसभा का सत्र बुलाना था 5 सितंबर को, अब हो सकता है कि 19 सितंबर को बुलाया जाए, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अपने निजी अवदेश दौरे पे जा रहे, इसलिए जो विधानसभा सत्र का दिन था उसमें बदलाव किया जाए। साथ के साथ एजेंडे पे चर्चा हो सकती है। लगातार पंजाब कैबिनेट में चर्चा हो रही है जो पकोका एक्ट है, लेकिन हो सकता है कि आज इस पर कार्रवाई ना हो, जैसे क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है वो विदेश जा रहे हैं, तो ऐसे में दो ये मुख्य एजेंडे हो गए। लेकिन साथ के साथ सरकार ये भी सोच सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है जो पंजाब के जो ताज़ा सियासी समीकरण बदले हैं, और साथ के साथ पंजाब सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी नई स्कीम है कि आखिर पंजाब की जनता को और कैसे अलग अलग स्कीमों के जरिए फ़ायदा मिले, इस पर भी चर्चा होनी निश्चित है। तो ये आज की कैबिनेट के मुख्य एजेंडा, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा है कि अब जो विधानसभा का सत्र है वो 5 सितंबर की बजाय 19 सितंबर को बुलाया जा सकता है। जी, यहाँ पर जगतार आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, एक तरफ तो बैठक हो रही है और तारीखों को बदलने की बात हो रही है, ऐसे में अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो इसे किस तरीके से ले रहा है? देखिए अरीना, जो काली सरकार की कह सकते हैं कि जो कार्यकाल का जो समा वो समाप्त होने वाला है, महज 4 महीने रह गए, उसके बाद जनवरी में पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में विधानसभा का शायद ये आखिरी सत्र हो, तो ऐसे में दोनों पार्टियां, चाहे उसमें सत्ता और जहाँ विपक्ष हो, दोनों का इस बार काफ़ी कह सकते हैं कि दम भी लगेगा, जोर भी लगेगा कि आखिर अगर पंजाब विधानसभा में जिसकी भी भूमिका अच्छी रही, जिसकी पकड़ अच्छी रही, तो निश्चित तौर पे उसकी जो पंजाब की जो सफ़ा है वहाँ कह सकते काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा अवाम में कि जिस पार्टी की परफॉर्मेंस बढ़िया रही हो। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने भी तैयारी कर दी है कि आखिर किन किन मुद्दों में सरकार को घेरना है। तो आने वाले 1-2 दिन में जो नेता विपक्ष है चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ से भी मीटिंग बुलाई जा रही है कि सरकार को कैसे गिरा जाएगा, किन किन एमएलए ने किन किन मुद्दों में बोलना है, इस पे चर्चा की जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। वहीं आपको बता दें कि पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक पद से सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटाए जाने के बाद छोटेपुर के समर्थकों की नाराजगी बढ़ गई है। छोटेपुर के समर्थकों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी पंजाब बनाने का ऐलान किया। हालांकि बाद में छोटेपुर ने कोई भी नई पार्टी बनाने से इनकार किया। आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को पंजाब संयोजक पद से क्या हटाया, पार्टी के भीतर बगावत के सुर और ज्यादा तेज हो गए। सूबे के विभिन्न हलकों में आप कार्यकर्ता सुच्चा सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से निराश कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर छोटेपुर को पार्टी से बाहर किया जाता है तो आम आदमी पार्टी पंजाब के नाम से नया सियासी दल बनाएंगे, जिसके अध्यक्ष सुच्चा सिंह छोटेपुर होंगे। सुच्चा सिंह छोटेपुर पिछले 40 साल तो देख रहे हैं, 35 साल तो मैं देख रहा हूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ही नहीं ਹੁੰਦਾ। वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर ने वॉलंटियर्स के कदम पर रोष जाहिर किया और कहा कि वह आने वाले दिनों में लोगों की राय लेकर ही कोई फैसला करेंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। पता है कि ਤੁਹਾਡੇ जज्बात बहुत इंजर्ड होए आ, ਤੁਸੀਂ बहुत दुखी हो और ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ जल्दी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
हिम्मत सिंह शेरगिल को संयोजक बनाए जाने की सूरत में बागी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ आजाद प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। गुरदासपुर में भी सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मार्च निकाला। इतना ही नहीं, आप के कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे लगे पार्टी के होर्डिंग्स को भी उतार कर जला दिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पंजाब में छोटेपुर के हक में मार्च निकाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जयकारे लगाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अब उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। पोस्टर में आग लगाई जा रही है और पुतले फूके जा रहे हैं। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में बड़ी गिनती में इकट्ठे हुए कार्यकर्ता और नेताओं का गुस्सा केजरीवाल पर फूटा। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना था कि जब तक छोटेपुर को फिर से संयोजक पद नहीं दिया जाता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पार्टी ने उन्होंने दे नाल धोखा किया, बहुत माड़ा किया। असीं जिन्ने भी वर्कर आ, असीं सिर्फ छोटेपुर दे नाल आ, असीं केजरीवाल दे नहीं, पंजाब केजरीवाल दा नहीं आ। ये प्रदर्शन लगातार जारी रखांगे जिन्ना चिर तक छोटेपुर साहब पंजाब दी कमांड जिहड़ी आ संभाल लेंदे। पंजाब के कई इलाकों में छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद की जा रही है। खासकर उनके अपने जिले गुरदासपुर में पार्टी हाईकमान की इस कार्रवाई का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि एक विवादित स्टिंग के बाद पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटा दिया था, लेकिन वो पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग की जांच कराने की मांग की है। खत में सुखबीर बादल ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े गर्म ख्याली लोग 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में गड़बड़ी फैलाने में लगे हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर के आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर किए गए खुलासे के बाद ये मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग के मसले पर गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि फंडिंग की जांच करवाई जाए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, जिनका मकसद प्रदेश की शांति को भंग करना है। और ये भी कहा गया कि अगर फंडिंग की जांच की गई तो बेअदबी के मामलों के बारे में खुलासा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री की मांग को अकाली दल और बीजेपी ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कि जो इनके फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। अब जो बाहर से फंडिंग होती है उसके सोर्सेज का पता होना चाहिए हमेशा ही, और डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि वो फंडिंग आई कहाँ से, कौन से लोग हैं जिन्होंने फंडिंग दी है। फंडिंग बाहरों मंगवाई है और कोई हिसाब किताब नहीं दिता हैगा, और किसी होर साधना राही मंगवाई है, और वो उन्होंने अपने व्यक्ति कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, और इनकी जांच होएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर मनजीत सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, केंद्र को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। कि जे वो फंडिंग हुई है, वो जिहड़ी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मैं समझना कि ये ते मैं ज्यादा सियासत ना करा, तो मैं कहांगा कि देर आए दुरुस्त आए, इमीडिएट एक्शन करो। इमीडिएट एजेंसियां नूं कहो कि इहनूं फस्ट ट्रैक दे उपर लैन और इह ते कार्रवाई करन। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एसजीपीसी का चार्ज चरमपंथियों के हाथ में देना चाहती है। और आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह लंदन में एक खालिस्तानी फंक्शन को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पहले ही जानकारी दे दी है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब में प्लान मिशन हैट्रिक को लेकर प्रदेश बीजेपी का 2 दिन तक मंथन हुआ। 2 दिन की बैठक में पार्टी की स्थिति पर चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी ने जहां अपनी पारंपरिक 23 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया, तो वहीं सीटें बढ़ने की भी उम्मीद जताई।
विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चंडीगढ़ में चल रही पंजाब बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। इस दौरान पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन किया और आगामी चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के मन में बहुत क्लियरिटी रहना चाहिए। अगर क्लियरिटी रहेगी तो कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बनेंगे। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष विजय सांपला ने तो दूसरे दिन पार्टी प्रभारी प्रभात झा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभात झा ने साफ किया कि बीजेपी 23 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। पार्टी के सामने 23 की 23 विधानसभा जीतने का लक्ष्य है। कौन जीतेगा, कैसे जीतेंगे, उसकी तैयारी पार्टी करती है। पार्टी हर उस उम्मीदवार को लड़ाएगी जिसके जीतने की 100% गारंटी। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर के साथ मैराथन बैठकों का ये दौर अभी आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में जीएसटी बिल पेश किया जा सकता है। सरकार बिना चर्चा के सदन में बिल पास करवाना चाहती है। सरकार का तर्क, विधेयक पर चर्चा कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि केंद्र में वरिष्ठ नेता पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जबकि हरियाणा कांग्रेस विधेयक पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा सत्र में क्या कुछ होने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर। एक तरफ जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कुछ खींचतान जरूर देखने को मिल सकती है चर्चा को लेकर। इसके अलावा और क्या कुछ अहम आज देखने को मिल सकता है? देखिए, आज दूसरा दिन है रीना, और दूसरा दिन जीएसटी के अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल बिल भी जो है वो विधानसभा में पेश किया जा सकता है। लेकिन आज क्योंकि दूसरा दिन है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो सेशन होगा काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि आईएनएलडी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपने कड़े तेवर दिखा चुकी हैं। खासतौर पर फसल बीमा योजना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी जो है दोनों पार्टियों ने की है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 दिन पहले ही करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन करके ये जता चुके हैं कि न केवल सदन के बाहर बल्कि सदन के अंदर भी जो एक सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि इस योजना को किसानों पर थोपा जा रहा है और ये योजना किसानों के हित में नहीं है। तो आज कहा जा सकता है कि आज जीएसटी बिल जैसे महत्वपूर्ण बिल जरूर होंगे विधानसभा में, लेकिन आज हंगामा जो है वो खूब हो सकता है। जी बिल्कुल, हंगामा खूब देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज बार बार सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से पहली बार मिशन पीओके बलूचिस्तान की शुरुआत की और उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस में पीओके के लोगों को न्योता देने का प्लान तैयार किया। अब देश में रह रहे पीओके के विस्थापितों को मोदी सरकार 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की योजना बना रही है। पीओके पर मोदी सरकार का वर्जन 3.0। पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने का वो मिशन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से लॉन्च किया था, उस मिशन की तीसरी कड़ी है मोदी सरकार का 2000 करोड़ रुपए का पैकेज। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार देश में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर सकती है।
गृह मंत्रालय जल्द ही 2000 करोड़ रुपए के इस पैकेज को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है। 1 महीने में इस पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसे 36,348 परिवारों की पहचान की है जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित हैं और कश्मीर में रहते हैं। ऐसे में हर परिवार को करीब 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। हमको ऐसे किसी भी सरकार के कदम का खैर मकदम करना चाहिए कि वो रेफ्यूजी कहीं का भी हो, अगर उसकी मदद की जाती है। हमने अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ की आज भी मदद करते हैं और एक लंबे अरसे से मदद करते चले आ रहे हैं। एक अच्छा कदम है। पीओके के विस्थापितों को मदद का प्लान 14 दिनों में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की मोदी सरकार की तीसरी बड़ी कोशिश है। आप पाकिस्तान को दबाव डाल सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने जब रेड फोर्ट से स्वतंत्र दिवस पे उन्होंने देश को संबोधित किया था, मगर इसको सोच विचार से आगे बढ़ाना है। जो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भाषण दिया था रेड फोर्ट से, बलूचिस्तान, गिलगिट, पीओके के बारे में, पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया। पीओके से आए ज्यादातर लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी जिले में बस गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लोगों के पलायन का सिलसिला साल 1947 से चला आ रहा है। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी पीओके से काफी संख्या में लोग भारत आए। उन लोगों को जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वोट डालने का हक नहीं है, लेकिन ये लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान के मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की आक्रामक रणनीति से वहां के लोग बेहद खुश हैं। बलूचिस्तान से लेकर जर्मनी तक बलोच नेता तिरंगा लहरा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने की लड़ाई में देश का हर दल, हर भारतीय मोदी सरकार के साथ है। हमारा ये दायित्व है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से मुक्त करा के जम्मू कश्मीर को उसकी पुरानी शानो शौकत और स्वरूप में बहाल करें। 69 वर्षों में किसी ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब नहीं दिया कश्मीर को लेके जो आपके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जो पाकिस्तान केवल हमारे यहाँ आकर के हमारे अंदर ही नुकसान करता था, पहली बार भारत सरकार ने बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करी। बोले भैया पहले तो मेरा हिसाब कर, पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे, फिर बात करियो। मोदी सरकार जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान के प्रतिनिधियों को बुलाने की योजना भी बना रही है। यानी एक के बाद एक हमले कर भारत कश्मीर पर झूठ का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं दे रहा। निवृत्ति मोहन और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलूचिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लंदन में प्रदर्शन हुआ। लंदन में चीनी दूतावास के बाहर बलोच और सिंधी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी फॉर बलूचिस्तान और कदम बढ़ाओ मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। ये लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट लंदन में मुकीम बलोच और सिंधी कम्युनिटी की जानिब से चाइना एम्बेसी के बाहर किया जा रहा है। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि बलोच और सिंधी कौम सी पैक नामी चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि बलोच और सिंधी कौम के खिलाफ एक नई नस्ल कुशी का तसलसल और बलोच कौम को अपने ही सरजमीन पर माइनॉरिटी में तब्दील करने का जो नया ड्रामा रचाया जा रहा है उसके खिलाफ है। हमारी धरती, हमारी वसाइल, हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं और उन पे मुकम्मल कब्ज़े का प्रोजेक्ट है। ये हमें मुकम्मल तौर पे अपने मादरी वतन में अक़लियत में तब्दील करने का प्रोजेक्ट है।
ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये हमारे बलोच और सिंधी कौम के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है। हम पाकिस्तान और चाइना को ये बताएं कि वो बलूचिस्तान में बग़ैर बलोचों के राय, बलोचों के सलाह, बलोचों के मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो इस किसी किस्म के प्रोजेक्ट, ना वो किसी किस्म के कॉरिडोर को मुमकिन बना सकते हैं जब तक बलोचों का रज़ा इसमें ना हो। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा में रविवार शाम तिरंगा रुमाल छूट टूर्नामेंट का समापन हो गया। कार्यक्रम में खास तौर पर केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल और हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर खास तौर पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में एमएसजी तूफानी शेर की टीम ने दिल्ली के दिले टीम को 76-46 अंकों से मात देकर 50 लाख का इनाम और ट्रॉफी अपने नाम किया। वहीं उप विजेता दिल्ली के दिले टीम को 30 लाख रुपए का इनाम मिला। एमएसजी तूफानी शेर टीम के खिलाड़ी रमेश मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और उन्हें एक चमचमाती कार दी गई। इस दौरान प्रतियोगिता के समापन अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अपने देश के जो पुरातन गेम है उनके प्रति नकारात्मक सोच क्यों रखते हैं? हम उसे ऊपर लेके जाएंगे, सब लोग उसमें सहयोग दे दें और जो पैसा दिया जा रहा है सबकी तरफ से, वो यहाँ एक खेल ग्राउंड बन रहा है जिसमें कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम है और कुछ बनाए जा रहे हैं, तो उनमें दिया जा रहा है। रुमाल छूट के लिए किसी ने कोई पैसा यहाँ पे नहीं दिया। तिरंगा रुमाल छूट टूर्नामेंट के समापन अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजनों से खेल भावना बढ़ती है और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि खेल नशे के खिलाफ एक बड़ा संदेश देता है। खेलों को भी वो प्रोत्साहन देने वाले हैं और मुझे पता चला है कि आप यहाँ बहुत बड़ा खेल गाँव बनाने वाले हैं और हरियाणा सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। हम भी आपको पूरा सपोर्ट देंगे। हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है, पूरे संसार में सबसे ज्यादा इनाम यहाँ हरियाणा देता है और इससे बच्चों को उत्साह मिला। मुझे पूरा अपने गुरु जी का आशीर्वाद है कि नौजवानों को ऐसे खेल से आगे बढ़ाएंगे और नशे मुक्ति से हटाएंगे। मैं इस मौके पर हरियाणा सरकार का एक छोटा सा मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी अपने खाते से 11 लाख रुपया और इसको जमा कर। रूस की राजधानी मॉस्को में इंटरनेशनल मिलिट्री बैंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। क्रेमलिन के सामने हो रहे इस फेस्टिवल में कई देशों के मिलिट्री बैंड्स शामिल हो रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।